आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली के वीडियो क्लास में मैं कमांडो आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों मैं एक आपसे आशा और करता हूं कि आप जो जो मैं बताता हूं वो नोट करते होंगे अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है जिसको मैं रिपीट करता हूं उनको दोस्तों आपको अपनी नोटबुक में कलम से नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप नोटबुक में नोट्स बनाते रहेंगे तो नोट्स में दोस्तों ये होगा कि आप जब क्विक रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम से कुछ समय पहले दोस्तों रिवीजन करने के लिए नोट्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी पैटर्न पर जो विद्यार्थी चलता है दोस्तों उसको सफलता मिलती है अपने जीवन में। इसलिए दोस्तों अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आप नोट कीजिए अवश्य ही। हाँ, अगर सफ़र में चलते हुए अपना समय का सदुपयोग करते हुए अगर सुनना चाहते हो तब बात अलग है। बाकी दोस्तों अगर आपके पास में अवेलेबल है नोटबुक और पेन तो दोस्तों आपके पास में होने चाहिए, ताकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में दोस्तों अब ये तो लगभग वीडियो हो सकता है आधा घंटा से ऊपर भी हो जाए, लेकिन दोस्तों अपना जो कीमती समय है अब 30 मिनट भी दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ तो इस 30 मिनट का आप सदुपयोग करेंगे तो उससे दोस्तों आपके जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्यों मिलेगी दोस्तों? उसके लिए आपको पता है कि ये जो वीडियो सीरीज़ है वो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। इंडियन पॉलिटी की एक महत्वपूर्ण सीरीज हमने प्रारंभ की है जिसके माध्यम से दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनका बार बार रिवीजन करेंगे तो दोस्तों आपका क्वेश्चन भारतीय राज व्यवस्था यानी दोस्तों इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, मैं मान के चलता हूं दोस्तों जो जीएस के पेपर होते हैं जनरल स्टडी के उसमें 20% हिस्सेदारी जो है वो इंडियन पॉलिटी की रहती है, भारतीय राज व्यवस्था की रहती है। तो इससे संबंधित दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो उसके बाद में दोस्तों एक आपसे निवेदन हो रहा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। अगर पसंद आता है तभी लाइक करना है, बाकी डिसलाइक करने का आपके पास में पूर्ण अधिकार है दोस्तों, उसका सदुपयोग आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब डिसलाइक करते हो तो मुझे ये बता देना कि इस वीडियो में ये सुधार कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको डिसलाइक करने के लिए परेशान न होना पड़े। क्योंकि दोस्तों आप जो चाहते हो वो अगर सुधार हो गया तो आने वाले समय में वो चीज़ें आपको भी पसंद आने लगेगी। तो इंडियन पॉलिटी से संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण सीरीज हमने जो प्रारंभ की है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आज दोस्तों इसी सीरीज का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, यानी दोस्तों भाग 4 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान का विकास और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे थे दोस्तों, और उसी का ये चौथा भाग है। यानी दोस्तों भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित अगर आपने पहले वाले 3 वीडियो नहीं देखेंगे तो पहले दोस्तों उन 3 वीडियो को देखिए, फिर सीक्वेंस वाइज दोस्तों अगर इनको देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अब तक मिस कर दिया है पहले के वीडियो तो उनको ज़रूर देख लेना, और उससे भी जो नोट्स बनाने हैं वो बना सकते हो। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए उनका भी दोस्तों आपको बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम होगा तो उस समय दोस्तों आपको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये तभी संभव है जब रिवीजन करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहिए दोस्तों। कभी ये मत सोचना कि मेरा एग्ज़ाम तो अभी 6 महीने बाद में, 12 महीने बाद में, या कब होगा क्या है, इस टाइप का दिमाग के अंदर दोस्तों आपके विचार नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, रिवीजन करते रहना। तो अब दोस्तों इसमें हम जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ तो अवश्य ही आई होगी कि हम चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब देख लेते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए,
नोट करने के बाद में जब रिवीजन करेंगे तो दोस्तों किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस समय हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये तभी संभव है दोस्तों जब हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे और अपना जो टाइम टेबल बना रखा है उसको निरंतरता के साथ में दोस्तों अगर फॉलो करते रहेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज दोस्तों अब देखेंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में देखेंगे दोस्तों। साइमन आयोग 1927 से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर आने वाले समय में दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या महत्व है दोस्तों हमारे संविधान में, और उससे क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं वो भी दोस्तों हम देखेंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके उनको भी इसमें दोस्तों शामिल किया है हमने। आने वाले समय में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इसमें देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कितना महत्वपूर्ण है और इसका एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस किस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित सबसे पहले हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है वो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है 1919 के संदर्भ में। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में दोस्तों अगर आपको संपूर्ण जानकारी होगी तो कथन 4 की जगह अगर 8 भी दिए रहेंगे तब भी दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कथन क्या क्या है। इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की व्यवस्था की थी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। यानी केंद्र के अंदर दोस्तों जिस प्रकार वर्तमान की लोकसभा और राज्यसभा है क्या उस प्रकार की द्विसदनीय व्यवस्था कर दी थी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो अब दोस्तों इससे संबंधित आपको मैं बताता हूं दोस्तों अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो के अंत में इस का क्वेश्चन का जब आंसर मैं बताऊंगा उससे पहले आप इसका आंसर बता चुके होंगे। क्यों कि ये जो अधिनियम 1919 है इससे संबंधित मैं यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो देख लेते हैं दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये है मॉन्टेग्यू और ये है चेम्सफोर्ड। ये कौन कौन थे दोस्तों मॉन्टेग्यू है वो भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड जो है दोस्तों वो क्या है भारत के वायसराय थे। अब दोस्तों इन दोनों का छायाचित्र भी आप देख सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे इसमें क्या होता है द्विसदनात्मक विधायी की जो व्यवस्था है विधायिका की जो व्यवस्था है दोस्तों वो की गई थी। इसके अंतर्गत प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय सदन केंद्रीय विधानसभा स्थापित की यानी लोकसभा और राज्यसभा के रूप में स्थापित की थी। अब दोस्तों इससे संबंधित जो स्टेटमेंट इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो दे रखी थी उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान है दोस्तों यहाँ पर कर दिया जाता है। और उसके बाद में प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में ये क्या था चुनाव से संबंधित था। उसके बाद में दोस्तों भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला 1919 के अंदर। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये वीडियो सुनने का आपका क्या पर्पज़ है दोस्तों
किसी न किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 1926 में सिविल सेवकों के चयन हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अब दोस्तों जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो तैयारी किस लिए करते हैं, किसी न किसी जॉब की तैयारी करते हैं। वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए और अपने समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, 1926 के अंदर सिविल सेवकों हेतु क्या किया जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों अब आपको पता होगा कि यूपीएससी या फिर लोक सेवा आयोग से संबंधित जो एग्ज़ाम होता है उसका किस तरीके से तैयारी करके हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने देखा लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित। और अब दोस्तों यहाँ पर 1919 के बाद में अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा तो कर दी कि भारत को क्या किया जाएगा, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। ये घोषणा की 1919 में। क्रमिक रूप का मतलब होता है दोस्तों कि इससे पहले क्या होता था दोस्तों, भारत पर उस समय तक ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश वो राज कर रहे थे। तो भारत को आज़ाद करने के लिए एकदम से ऐसा नहीं है कि भारत के हाथों में सत्ता सौंप कर वो चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों। उन्होंने क्या किया, क्रमिक रूप से, यानी दोस्तों लगातार कुछ कुछ भारत को अधिकार थोड़े थोड़े देते गए, ऐसे करते करते दोस्तों लास्ट में। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं क्रमिक रूप से मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपते गए। और अंत में दोस्तों किस प्रकार से भारत को वो स्वतंत्र करके, यानी भारतीयों के हाथ में पूर्ण रूप से सत्ता सौंप करके चले जाते हैं। तो ये इससे संबंधित था दोस्तों। उसके बाद में क्रमिक रूप से 1919 में दोस्तों ये अधिनियम बनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1921 में हुआ था। अब दोस्तों इनके बारे में आपको बता दिया है कि ये किस नाम से जाना जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। तो इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप से पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं साइमन आयोग 1927 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर जॉन साइमन। अब दोस्तों ये जो सर जॉन साइमन है, इनकी अध्यक्षता में क्या किया जाता है, 7 सदस्य की एक कमेटी या फिर दोस्तों उसको समिति बोल सकते हैं आप, उसका क्या किया जाता है दोस्तों, गठन किया जाता है। गठन करने के बाद में दोस्तों इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, क्या था दोस्तों, इनका नाम सर जॉन साइमन। और इन्हीं के कारण दोस्तों क्या होता है, इसका नाम हो जाता है साइमन आयोग। जिस प्रकार दोस्तों नेहरू रिपोर्ट को आपको पता है, जिसने तैयार किया या जो अध्यक्षता करता है, उस समय उसी के नाम पर दोस्तों इस आयोग का नाम हो जाता था। तो उससे संबंधित है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आयोग के सभी सदस्य क्या थे दोस्तों, ब्रिटिश जन थे, यानी ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे। इसलिए क्या है दोस्तों, भारत में जब आते हैं तो इनका विरोध किया जाता है। विरोध क्यों किया जाता है दोस्तों, भारतीयों को ये लगता है कि यार इसमें तो पूरे अंग्रेज शामिल है और हमारा एक भी नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, वो इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं या फिर दोस्तों इनका विरोध करते हैं। तो ये दोस्तों विरोध किसका करते हैं, साइमन आयोग का, जो कब आया था, 1927 में आया था। उसके बाद में दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों 1923 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या बताते हैं दोस्तों, द्वैध शासन, सांप्रदायिक मतदान व्यवस्था, सरकार का ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों में विस्तार आदि की सिफारिश की गई। अब दोस्तों इसमें किस किस टाइप की सिफारिश की जाती है वो यहाँ पर आपने देख लिए। और यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो साइमन कमीशन 1927 में आना था, आना कब था दोस्तों, 1929 में आना था। क्योंकि 1919 में आपको पता है दोस्तों, तो 19 के बाद में दोस्तों 29 के अंदर ये आना था, 10 साल बाद में। लेकिन दोस्तों ये 2 वर्ष पहले ही आ जाता है भारत में। इसमें
आपको बता दिया दोस्तों, साइमन कमीशन से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो आयोग है इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था है उसको जारी रखने की सिफारिश की थी। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन दोस्तों यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, मुसलमान को वोट देने के लिए या फिर मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, हिंदू अगर होता है तो हिंदू देंगे। मतलब इस तरीके का दोस्तों सांप्रदायिक जो दंगे वर्तमान में हो रहे हैं उसकी नींव या फिर उसका जो बीजारोपण है वो दोस्तों इसमें देखा जा सकता है। तो उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे किस प्रकार से भारत में ये सत्ता के विभाजन के लिए दोस्तों ये इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जाते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आपको पता है जब इसका विरोध होता है तो उस विरोध को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है दोस्तों, इन प्रस्तावों पर या आयोग पर विचार करने के लिए क्या करती है, मीटिंग बुलाती है दोस्तों। और उस मीटिंग की या फिर दोस्तों जो सम्मेलन बुलाया था उसको क्या कहते हैं, हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन है वो कितने हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं 3 सम्मेलन थे। अब तीनों सम्मेलन में कौन कौन भारतीय शामिल हुए थे, तो आपको पता है दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए। अब दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या फिर इस के बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अनुच्छेद कितने थे दोस्तों, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। अब दोस्तों आपको पता है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसमें से बहुत सारे अनुच्छेद अनुसूचियां ऐसी है जो सेम टू सेम जैसी दोस्तों उसमें दी गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, वैसी की वैसी हमारे संविधान में उनको ले लिया गया है। हाँ कुछ बदलाव जरूर किया गया है दोस्तों, बाकी उसमें से बहुत सारा हिस्सा है वो भारत का जो संविधान है उसमें लिया गया है। उसके बाद में दोस्तों इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतें जो थी उनका शामिल होना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। अब दोस्तों ये राजा चाहे तो भारत में शामिल हो सकता है, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, या फिर दोस्तों अगर ये ऐसा चाहे कि हम स्वतंत्र रहेंगे किसी में नहीं मिलेंगे तब भी दोस्तों इस प्रकार की जो इच्छा थी वो किस पर निर्भर करती थी, राजा पर निर्भर करती थी। और उसके बाद में दोस्तों संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अब दोस्तों शक्तियों का विभाजन यानी दोस्तों विकेंद्रीकरण यहाँ पर कर दिया जाता है। विभाजन क्या किया जाता है दोस्तों, विषयों को 3 सूचियाँ बना दी जाती है। अब विभिन्न विषयों की 3 सूचियां बना दी जाती है दोस्तों विभाजन के माध्यम से, यानी शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है उसको किस टाइप से बांटा जाता है दोस्तों, विभिन्न विषय अलग अलग विषय बांट दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। जिस प्रकार दोस्तों वर्तमान में आप देख पा रहे हैं संघीय सूची, प्रांतीय सूची को क्या कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस प्रकार की सूचियाँ बनाई जाती है। अब सूचियों में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर उस समय क्या होता था, जो संघीय सूची थी उसमें संघ सूची जिसे वर्तमान में कहते हैं इसमें 59 विषय थे, और राज्य सूची यानी प्रांतीय सूची थी इसमें 54 विषय थे 54, और समवर्ती सूची के अंदर उस समय 36, यानी इसको समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार था कानून बनाने का, अपने विचार रखने का या फिर कोई भी नियम लागू करने का। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि नियम अगर केंद्र सरकार ने पहले बनाया तो वही लागू होगा, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने फिर बाद में बना दिया और फिर वो हो गया। और इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 1919 के अधिनियम द्वारा जो
द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था उसे केंद्र में लागू किया गया। अब दोस्तों इसको क्या किया जाता है, जो प्रांतों में लगा हुआ था उसे केंद्र में भी लागू कर दिया जाता है। केंद्र सरकार के विषयों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो दोस्तों संरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे। और इससे संबंधित भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधीन या फिर उसके अधिकार में जो क्षेत्र आता था उससे संबंधित, जबकि हस्तांतरित जो विषय थे वो दोस्तों शासन की जो मंत्री परिषद थी उसको सौंप दिया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। अब दोस्तों उस समय क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा जो वर्तमान में इस टाइप से दो प्रकार की यहाँ पर विधायिका की व्यवस्था की गई थी, दो सदन अलग अलग। तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ये जो द्वैध शासन है उसको कब समाप्त किया गया था, या फिर इसको जो स्वायत्तता है प्रांतीय स्वायत्तता कब स्वीकार की गई थी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रांतीय विधायिका जो है दोस्तों उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। मंत्री परिषद को विधान मंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया। अब दोस्तों आपको पता है लोकसभा और ये जो विधानसभा है या फिर कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, इस प्रकार का दोस्तों उस समय ही प्रावधान कर दिया जाता है। वह एक अविश्वास पारित करके उसे पदच्युत कर सकता है, या फिर दोस्तों जिस प्रकार आपने देखा लोकसभा में अगर किसी भी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और पास हो जाता है तो दोस्तों सरकार है वो गिर जाती है। तो इससे संबंधित भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो ये अविश्वास से संबंधित जो दोस्तों पारित करने की प्रक्रिया है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। और उस समय दोस्तों और क्या क्या था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में और इस प्रकार है दोस्तों कि इस अधिनियम के अधीन क्या किया जाता है दोस्तों, बर्मा जो था उसको भारत से अलग कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो बर्मा है, अब बर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं हम दोस्तों, म्यांमार कहते हैं, यानी म्यांमार। तो इससे संबंधित भी है दोस्तों कि ये किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों और क्या किया जाता है, उड़ीसा तथा सिंध नाम के दो नए प्रांत बना दिए जाते हैं। इस अधिनियम को भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है या फिर मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी संविधान दे देगा, लघु संविधान दे देगा, या उपरोक्त सभी, मतलब इस टाइप से किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, कब की गई, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है, इसके अंतर्गत प्रांतीय जो सेवा आयोग है उसको भी यहाँ पर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। इसके तहत 1937 में क्या किया जाता है दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये जो संघीय न्यायालय इसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों, 1937 में। अब दोस्तों न्याय व्यवस्था के लिए हमें किस प्रकार से दोस्तों किस पर निर्भर रहते हैं और किस प्रकार का हमें न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, धार्मिक न्याय है, राजनीतिक, मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो हम संघीय न्यायालय में। तो इस प्रकार दोस्तों आप देखते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की हमें परेशानी होती है तो उस समस्या का समाधान पाने के लिए हम संघीय न्यायालय की तरफ जा सकते हैं या फिर उससे उस समस्या का समाधान मांग सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे
तो अब दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत को शेष राज्य क्षेत्र मिल जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अब आपने देख लिया कि इस जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसमें कौन कौन भारत के क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं, वो यहाँ पर हमने देखे। उसके बाद में दोस्तों इस अधिनियम ने क्या किया दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया है और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। किसको? भारत को। उसके बाद में संप्रभु का मतलब दोस्तों भारत पर अब किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत स्वतंत्र हो गया है, संप्रभु है, ये कोई भी निर्णय लेगा तो किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप उस पर नहीं होगा, भारत स्वतंत्र निर्णय लेगा। तो इस प्रकार दोस्तों संप्रभु राष्ट्र की घोषणा कर दी जाती है। 14 अगस्त को आपको पता है दोस्तों पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त को भारत है वो उसके मध्य रात्रि में दोस्तों जो केंद्रीय असेंबली थी इसमें दोस्तों एक इकबाल का जो गीत है हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जन गण मन, ये दोस्तों किसके द्वारा गाया गया था, ये है दोस्तों आपके एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ये जो दोस्तों एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है इन्होंने गाया था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो जे.बी. कृपलानी। उसके बाद में अब दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं लेकिन इनका आंसर कब मिलेगा, आंसर मिलेगा दोस्तों वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों कथन दिए गए इनमें विचार करना है। कथन किससे संबंधित है, 1947 से संबंधित है। क्योंकि हम 1947 के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है इससे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कथन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र है उसमें तिल्लियाँ कितनी है अशोक चक्र में, वो उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्या है दोस्तों, इन पर आपको बताना है। और ये दोस्तों जो स्टेटमेंट दी गई है 3, इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। और उसके बाद में दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर इससे संबंधित और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, अब उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, ये थे आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। अब दोस्तों इसके द्वारा क्या घोषणा की जाती है कि ब्रिटिश शासन भारत में 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा और सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। तो इस समय दोस्तों जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली, इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये बोला कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता है वो समाप्त कब की जाएगी, 30 जून 1948 को। लेकिन दोस्तों इस समय से पहले ही इस सत्ता को भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाता है। ब्रिटिश भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अब इस समय दोस्तों भारत है उसको क्या कर दिया जाता है, 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो आपका बन गया दोस्तों यहाँ पर भारत हमारा प्यारा, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक बन गया पाकिस्तान। यानी विभाजन हेतु क्या किया जाता है दोस्तों, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन योजना तैयार की गई थी जिसे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। अब दोस्तों अगर ये स्वीकार नहीं करते तो आपको पता है बंटवारा भी नहीं होता भारत पाकिस्तान का, लेकिन इन्होंने क्या किया दोस्तों, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने से दोस्तों 2 अलग राष्ट्र बन गए। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इस समय, और ये दोस्तों क्वेश्चन आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है।
3 जून के बारे में दोस्तों ये कथन है। तो ये है दोस्तों 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 1946 को गठित संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा दोस्तों, उस संविधान उन क्षेत्र में लागू होगा जिन्हें वो स्वीकार करेंगे। यानी दोस्तों जो संविधान बनाया है उसको लागू कौन कौन से राज्य है जो कर सकते हैं, कौन से नहीं करेंगे, इस टाइप में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं वो अगर चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे तो भारत में मिल सकती है। मतलब इस प्रकार का प्रावधान कर दिया 3 जून में। तो ये 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। अब दोस्तों विभाजन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, और उससे संबंधित भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों पहला जो क्वेश्चन था वो था भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ये दोस्तों जो 4 कथन है इनमें से कथन जो है वो ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? सी वाला, कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों ये केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि प्रांतीय विषय या फिर जो 2 भाग थे उनमें भी दोस्तों यहाँ पर केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी। और उसके बाद में दोस्तों 2 अलग अलग भाग बना दिए गए थे, वो दोस्तों आपने यहाँ पर भी देखे हैं। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक तो आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे, तो इससे संबंधित है। और उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे लोक सेवा आयोग से संबंधित भी पूछा जा सकता है। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है कब आया था, इससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव है दोस्तों जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। और क्वेश्चन का पूरा जैसा है वैसा लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, इसमें से जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लगते हैं उनको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आपको विचार करना है, ये जो कथन दे रखे हैं प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? अब दोस्तों दिए गए कथनों में से आपको बताना है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे संबंधित ये जो कथन दिए गए हैं कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये इसका उत्तर है। उत्तर को थोड़ा विस्तार से जानने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन वनडे जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से टाइप से पूछे जा सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों द्वैध शासन है वो किस टाइप से लगाया गया, कहाँ लगाया गया, वो भी दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उसके बाद में दोस्तों संघीय न्यायालय से संबंधित भी क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन एज से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश है वो कितनी आयु तक या कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों आरबीआई, इसकी स्थापना कब की गई थी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कथन पर आधारित एक क्वेश्चन है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रखने का एक ही मकसद है कि आपने इससे पहले इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित जो जो पढ़ के आए हो क्या वो आपको याद है। आपको रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप
बर्मा को भारत से अलग किया गया। अब दोस्तों मैंने मैप में भी आपको बताया था कि बर्मा को कब अलग किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में भारत में जो दोस्तों राष्ट्रपति है उसको एक अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त होती है। ये कथन सही है या गलत है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था। क्या ये कथन सही है? और ये दोस्तों अगला कथन है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की गई। अब दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों। लेकिन हम ये चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपने देख लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या किया जाता है दोस्तों, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अनुरूप कब किया जाता है, 1937 में। उसके बाद में दोस्तों वर्तमान, अब दोस्तों आप सोचेंगे 35 में आया 37 में कैसे, तो ये दोस्तों ऐसे ही है कि जैसे ही कोई प्रावधान आता है तो उसमें ये तो है नहीं कि हमें बस कागज़ पे लिखें खींचनी है कि ये आपका हिस्सा है ये मेरा हिस्सा है। तो इस टाइप से दोस्तों बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसलिए दोस्तों इतना समय उसमें लगा होगा। उसके बाद में दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 123 यानी 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्रेरित है या कहाँ से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों और क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने साथियों के साथ में शेयर भी करते रहिए। और कुछ वनडे एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे। तो इसमें 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन में या फिर जो द्वैध शासन है इससे क्या किया जाता है दोस्तों, संबंधित निम्नलिखित जो वक्तव्य दे रखे हैं या जो कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर उत्तरदायी शासन की ओर प्रथम चरण यानी पहला कदम जो उत्तरदायी शासन की तरफ बढ़ाया गया वो कब बढ़ाया गया, ये दोस्तों 1919 का जो एक्ट था इसके अंतर्गत ये था। और उसके बाद में दोस्तों भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो 1919 है दोस्तों। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अब दोस्तों अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, तो वो है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए क्या किया गया था, या फिर राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम जो प्रभावी प्रयत्न था वो कौन सा था दोस्तों, ये नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों। अब नेहरू रिपोर्ट से संबंधित भी दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बनाई थी और किसने बनाई थी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी, ये दोस्तों अभी कुछ समय पहले हमने देखा था संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस के द्वारा की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दूसरे जो भाई बहन तैयारी करने वाले हैं उन तक शेयर कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी मेरा ये वीडियो अंत तक देखा है तो वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन कौन विद्यार्थी है जो ईमानदारी के साथ में तैयारी कर रहे हैं। नोट्स कौन कौन बना रहे हैं वो भी दोस्तों अपने बारे में बता सकते हैं। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी अन्य भी अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है और आप डायरेक्ट वहां पर कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव होता है तो वो आप इसमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।